हाँ भाई, कहां तक पढ़ा था लास्ट क्लास में? विसिनल हो गया था, है ना? शांत। हॉफमैन एलिमिनेशन हो गया है? हाँ भाई, नेक्स्ट जो अभी आपको पढ़ना है वो है डी हैलोजिनेशन, है ना? डी हैलोजिनेशन अभी तक जो आपने पढ़ा है वो डी हाइड्रोहेलोजिनेशन है, HX का रिमूवल। तो डी हाइड्रोहेलोजिनेशन हमने कर लिया है, एल्कोहलिक KOH, NaNH2, RO- ROH या एल्कोहलिक KOH, ये सब क्या थे? डी हाइड्रोहेलोजिनेशन कर रहे थे, ठीक है? Cl और H हटा रहे थे, Br और H हटा रहे थे, H और I हटा रहे थे। फिर हमने एलिमिनेशन पढ़ा, हॉफमैन एलिमिनेशन। तो अगर बल्कि बेस है तो हॉफमैन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, नहीं तो पुअर लिविंग ग्रुप है तो जहां नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा वहां से आपके पास प्रोडक्ट बनेगा। यही था। चलिए नेक्स्ट, कौन है? किसका है ये किसका है? उठाना। बोर्ड पे देखो, डीहैलोजिनेशन में कौन कौन से रिएजेंट्स काम में आते हैं डीहैलोजिनेशन के? सबसे पहला आपके पास होगा जिंक डस्ट हीट। जिंक डस्ट अगर हीट लिखा, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था एल्कोहलिक KOH हीट, तो वो क्या करेगा? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब क्या होगा? जिंक डस्ट हीट, या फिर आपके पास कई बार जिंक हीट लिखा हो, दोनों एक ही बात है, जिंक डस्ट लिखा हो या जिंक लिखा हो या जिंक मेटल हीट लिख दे तो भी वही बात को दर्शा रहा है। ये सब डीहैलोजिनेशन करते हैं। अगर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है तो अलग रिएजेंट थे, डीहैलोजिनेशन करना है तो अलग रिएजेंट है। या फिर जिंक डस्ट के बाद एजी पाउडर हीट, जिंक डस्ट लिखा हो या एजी पाउडर हीट लिखा हो, या फिर एजी हीट लिखा हो, या फिर एजी मेटल हीट लिखा हो, एक ही बात है। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक पहले फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ाया था। फिंकलस्टीन रिएक्शन होता था NaI एसीटोन, तो क्या करता था? Cl और Br को हटा के I लगा देता था, यही था NaI एसीटोन में। लेकिन यहां पे NaI एसीटोन अलग ही कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर रिएक्टेंट में एक हैलोजन है, रिएक्टेंट में एक हैलोजन है तो ये फिंकलस्टीन करेगा, लेकिन अगर दो हैलोजन है तो डीहैलोजिनेशन कर देगा। NaI एसीटोन अगर रिएक्टेंट में एक हैलोजन है तो Cl और Br को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन अगर दो Cl या दो Br है तो Cl2 हटा देगा, Br2 हटा देगा। तो NaI एसीटोन इज स्पेशल, ये रिएक्टेंट डिपेंडेंट हो गया। एक हैलोजन के साथ फिंकलस्टीन, एक से ज्यादा हैलोजन के साथ डीहैलोजिनेशन, ठीक है? अब जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन देता हूं सबसे पहले डीहैलोजिनेशन के लिए। डीहैलोजिनेशन के लिए इतना तो समझ में आ रहा होगा कि दो हैलोजन का होना जरूरी है, तो मैंने यहां पे विसिनल डाइहैलाइड बना दिया। मैंने यहां पे विसिनल डाइहैलाइड बनाया, और विसिनल डाइहैलाइड में मैं समझा रहा हूं आपको जिंक और हीट दिया है। मुझे बताओ जिंक क्या करता है? क्या मेटल है और मेटल दो इलेक्ट्रॉन दे देगा? है ना, मैकेनिज्म समझा रहा हूं। वैसे तो पता है आपको ZnCl2 बना लेगा, कैसे बनेगा ZnCl2 वो मैं समझा रहा हूं। आइए मैकेनिज्म पे देखिए गौर से। सबसे पहला स्टेप में जो जिंक मेटल है, स्टेप नंबर 1 में जो जिंक मेटल है वो क्या करेगा?
Zn+2 बना लेगा और Zn+2 बना के क्या 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। ठीक है, बोर्ड पे या बाहर जाओगे अब सीधा। 2 इलेक्ट्रॉन मेटल रिलीज करेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन में ध्यान से देखना, क्या यहां पे डेल माइनस और डेल प्लस दिख रहा है? यहां डेल माइनस और डेल प्लस दिख रहा है? क्या जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया इस कार्बन के पास जाएगा, डेल प्लस के पास? भाई इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? कार्बन प्लस के पास। कार्बन के पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन जाता है तो फ्री रेडिकल बनता था, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जाने पे क्या कार्बन आयन बनेगा। तो यहां से Zn+2 जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया है वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी भी कार्बन प्लस पे चला जाएगा और यहां पे क्या बना दिया? कार्बन आयन, और कार्बन आयन बना दिया CH3। ठीक है, अब देखो क्या कार्बन आयन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, एनायन ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो क्या लिविंग ग्रुप यहां से लीव कर जाएगा। तो देखो अगले स्टेप में ये हुआ क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, क्या CH3 बन गया है। पहली बार में क्या हुआ, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन था इस Cl को निकाल दिया। जब 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कार्बन प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये Cl निकल गया। दूसरी बार में ये माइनस जब डबल बॉन्ड बनाएगा तो क्या ये Cl लीव कर जाएगा। तो फाइनली आपके पास ZnCl2 ही तो बन रहा है राइट हैंड साइड में। एक ही Zn है जो 2 क्लोरीन को कंबाइन कर ले रहा है, ZnCl2। एक ही Zn यूज हुआ, इसी का 2 इलेक्ट्रॉन यहां आया है और सबसे पहली बार माइनस लाएगा। अब ये माइनस आगे जाके Cl को निकालेगा तो क्या ZnCl2 बन जाएगा। तो फाइनली हुआ क्या, जब भी जिंक डस्ट आएगा क्या जिंक दोनों क्लोरीन के साथ ZnCl2 बना देगा और यहां पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। कैसे बना ये दिमाग में रहेगा कि जिंक का इलेक्ट्रॉन पहले माइनस बनाएगा, माइनस फिर डबल बॉन्ड बनाएगा और फिर Cl लीव करेगा, यही होता है। तो डीहैलोजिनेशन इज वेरी सिंपल। जब भी आपको जिंक दिख जाए या सिल्वर दिख जाए, जितने हैलोजन है सबको हटा के डबल बॉन्ड बना दो। जब भी जिंक आ जाए या सिल्वर आ जाए, अगर इसी क्वेश्चन में मैं जिंक के बजाय सिल्वर यूज कर लूं तो सेम हो जाएगा। बस इस बार ध्यान ये रखना है कि 1 नहीं 2 मोल एजी लेना पड़ेगा, क्योंकि एजी क्या बनाता है, +1। तो एक बार में कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, +1। लेकिन हमें क्या 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो कार्बन पे माइनस आएगा। तो इस बार अब हमें एजी कितना लेना पड़ेगा, 2 मोल एजी। और 2 मोल एजी हीट जब लोगे तो पहला Cl दूसरा Cl निकल जाएगा, प्रोडक्ट विल बी सेम। जिंक हो या एजी हो, जिंक हो या एजी, आपके पास दोनों ही सबसे पहली बार में ZnCl2 और AgCl बना के निकल जाते हैं। AgCl इज अ प्रेसिपिटेट, ZnCl2 भी प्रेसिपिटेट है, रिएक्शन में जम जाएगा नीचे, व्हाइट कलर का नीचे जम जाएगा। AgCl भी आपका प्रेसिपिटेट की तरह नीचे रिएक्शन में जम जाता है। अगर आप NaI एसीटोन में भी डालोगे, सेम रिएजेंट में अगर आप NaI एसीटोन डालते हो तो NaI एसीटोन भी, NaI एसीटोन, इसके भी आपके 2 मोल लेने पड़ेंगे, क्योंकि सोडियम क्या रिलीज करता है एक बार में, 1 इलेक्ट्रॉन। हमें कितना चाहिए टोटल, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 सोडियम लेना पड़ेगा। और 2 सोडियम लोगे तो सिमिलर रिएक्शन होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 प्लस आपके सामने NaCl बन जाएगा, 2 मोल बन जाएगा, यहां भी 2 मोल बन जाएगा। तो NaI एसीटोन की खास बात है कि जब ये एक हैलोजन से रिएक्ट करेगा तो आपके पास फिंकल स्टीफ रिएक्शन देगा, Cl हटा के I लग जाएगा, Br हटा के I लग जाएगा। लेकिन अगर 2 हैलोजन से रिएक्शन कर रहा है तो वो डीहैलोजिनेशन कर देता है। लिख लीजिए फटाफट। इसके नीचे आप लिखोगे, मान लो आपके सामने यहां पे रिएक्टेंट में 2 हैलोजन दिया गया है और 2 हैलोजन में या तो जिंक हीट लिखा हो, या तो Ag हीट लिखा हो, या तो NaI एसीटोन लिखा हो। तीनों के तीनों का काम क्या है, क्या डीहैलोजिनेशन कर लेते हैं। और डीहैलोजिनेशन में क्या Cl और Cl रिमूव हो जाएगा और Cl रिमूव होकर क्या बन जाएगा, एल्कीन। Cl और Cl रिमूव होगा और आपके पास क्या बन जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन। नेक्स्ट, तीनों रिएजेंट का एक ही काम है, डीहैलोजिनेशन करना। अल्कोहलिक KOH, NaNH2, RO माइनस, RO माइनस, ROH, अल्कोहलिक KOH, ये सब डीहैलोजिनेशन करते हैं, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। और ये क्या करेंगे, जिंक हीट, Ag हीट, NaI एसीटोन, डीहैलोजिनेशन।
वहां पे HX रिमूव होगा, यहाँ पे X2 रिमूव होगा, बस यही डिफरेंस है। बनेगा प्रोडक्ट वहां भी सेम, यहां भी सेम, वहां भी एल्कीन यहां भी एल्कीन। ये हाँ हाँ, एलिमिनेशन इसलिए एलिमिनेट हो रहा है फिर डबल बॉन्ड बन रहा है। यस यस। अगर एक हेलोजन है रिएक्टेंट में, अगर एक ही हेलोजन हो तो उसमें डीहेलोजिनेशन हो नहीं सकता, तब उसमें 2 हेलोजन तो चाहिए मिनिमम डीहेलोजिनेशन के लिए। तो एक अगर हेलोजन है, इसका देख के समझ जाना फ्रिंकलस्टीन कह रहा है, और अगर एक से ज्यादा हेलोजन है तो एलिमिनेशन करना है। हाँ अभी तो यही पढ़ा रहे थे उसको। देखो अगर रिएक्टेंट में एक ही हेलोजन है, जैसे अभी तक जो भी कर रहे थे CH2Cl CS जो भी कर रहे थे, एक हेलोजन है तो Cl हटेगा, बगल वाले से H हटेगा, सॉरी जब एक हेलोजन है तो Cl हटा के I लगा देना है, फिंकलस्टीन। एक Br है तो Cl हटा के Br हटा के I लगा देना है। लेकिन अगर एक से ज्यादा Cl या एक से ज्यादा Br है, अगर NaI एसीटोन लिखा है तो डीहेलोजिनेशन करना है। अगर एक ही Cl लिखा है तो आपको Cl हटा के I लगा देना है, वो सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ एलिमिनेशन हो जाएगा। लिखवाया था फिंकलस्टीन स्वार्ट्ज क्या है, SN2 रिएक्शन। इसके बाद आप लिखेंगे ये तो हो ही गया होगा, मान लो आपके पास मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं CH3। अब इस बार विसिनल डाई हैलाइड के बजाय मैं विसिनल टेट्रा हैलाइड कर देता हूं। अब इस बार 2 Cl के बजाय मैंने 4 Cl कर दिया है, एक एक Cl दोनों पे बढ़ा दिया है। क्या इस बार 2 बार डीहेलोजिनेशन होगा? एक बार ऊपर से Cl2, एक बार नीचे से Cl2 लग जाएगा। तो सिमिलर कंडीशन है, जिंक का कितना मोल लगेगा, 2 मोल, 2 मोल जिंक हीट। अगर आपको Ag लेना है तो कितना लेना पड़ेगा, 4 मोल AgCl बनेगा। और अगर आप NaI एसीटोन ले रहे हो तो कितना लगेगा, 4 मोल। जहां जहां एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वहां 4 मोल, जहां जहां 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वहां 2 मोल। तो क्या आपके पास अगले क्वेश्चन में डीहेलोजिनेशन होके क्या एल्काइन बन जाएगा? एक बार ऊपर से पाई बॉन्ड, एक बार नीचे से पाई बॉन्ड, क्या 2 पाई बॉन्ड एल्काइन का फॉर्मेशन हो गया है? तो ये एल्काइन का फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में जेम डाई हैलाइड हो, एक से ज्यादा हेलोजन, मतलब जेम डाई हैलाइड की बात कर रहे हैं, जेम डाई हैलाइड। अब जेम डाई हैलाइड और जेम ट्राई हैलाइड किस तरह से रिएक्शन करता है, थोड़ा अलग रिएक्शन करता है, ध्यान से देखना। जेम डाई हैलाइड, मान लीजिए मैंने यहां पे लिया है CH3, फिर लिया है CH, यहां पे Cl और Cl। जेम डाई हैलाइड का मतलब होता है एक ही कार्बन पे हेलोजन, और विसिनल का मतलब होता है पड़ोसी कार्बन पे हेलोजन। ठीक है, तो जेम डाई हैलाइड मतलब एक ही कार्बन पे है। अब अगर मैंने क्या बोला है, डीहेलोजिनेशन करना है तो क्या क्या लेना पड़ेगा, जिंक हीट या फिर Ag हीट या फिर NaI एसीटोन। इन तीनों में से कोई भी आप लोगे आपका काम हो जाएगा। जब जिंक लोगे तो क्या एक ही जिंक से 2 Cl निकल जाता है, जब Ag लोगे तो 2, NaI एसीटोन लोगे तो 2। बढ़िया। अब देखो इसका निकलने का तरीका अलग होता है, ठीक है, ध्यान से। CH3 CH, ये Cl और ये Cl निकलेगा। सिमिलरली CH3 CH, और यहां से एक Cl और यहां से एक Cl लगेगा। ठीक है, यहां पे आपने जिंक हीट किया है, अभी मोल्स हम डिसाइड करेंगे। Ag हीट किया है, अभी मोल्स हम अभी डिसाइड करेंगे। NaI एसीटोन लिया है, मोल्स अभी हम लोग डिसाइड करेंगे। इसका जो जेम डाई हैलाइड है, जहां पे हेलोजन कॉर्नर पे लगा है, तो कॉर्नर वाले के साथ ही डीहेलोजिनेशन करेंगे। अभी क्या है, कॉर्नर पे लगा है, बीच में लगा है, बीच में लगा है, तो बीच वाले के साथ डीहेलोजिनेशन कर लिया। देखो यहां पे देखो क्या यहां पे बीच में लगा है,
तो बीच वाला बीच वाले के साथ डीहेलोजिनेशन कर लिया, यहां भी बीच में है तो बीच वाला बीच वाले के साथ डीहेलोजिनेशन कर लिया, सेम बीच में है तो बीच वाले के साथ डीहेलोजिनेशन कर लिया। लेकिन अगर कॉर्नर पे लगा है तो कॉर्नर वाला कॉर्नर के साथ ही डीहेलोजिनेशन करेगा, कॉर्नर वाला कॉर्नर के साथ ही डीहेलोजिनेशन करेगा। तो देखो यहां पे अगर मैं 2 मोल Zn दे देता हूं तो क्या 1 मोल ZnCl2 वो राइट से बनाएगा, लेफ्ट से, और 1 मोल ZnCl2 क्या बनाएगा, राइट से। तो क्या आपके पास अगर मैं 2 मोल Zn दे दूं तो कॉर्नर वाला डीहेलोजिनेशन कॉर्नर वाले के साथ शो करेगा। तो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड फ्री हो गए, 2। तो क्या वो अगले वाले कार्बन से जाके जुड़ के और ये प्रोडक्ट बना रहा है, यहां पे 2 बॉन्ड फ्री है, यहां पे 2 बॉन्ड फ्री है, दोनों को मिला दिया, और देखोगे क्या 2 मोल ZnCl2 निकल जाएगा एज अ प्रोडक्ट। जब बीच में हेलोजन हो तो बीच वाला बीच वाले के साथ ही हेलोजिनेशन करता है, जब कॉर्नर पे हो तो कॉर्नर वाला अलग से कॉर्नर वाला लेना पड़ेगा, यानी कि अब रिएक्टेंट के भी कितने मोल लेंगे, 2 मोल। तो जब विसिनल डाइहेलाइड हो तब आपके पास 1 मोल में अपना काम चल जाए, क्योंकि बीच वाला है, बीच वाले के साथ डीहेलोजिनेशन कर देगा। लेकिन जब कॉर्नर पे हो तो एक और कॉर्नर वाला लेना पड़ेगा, इधर का कॉर्नर उधर का कॉर्नर, ZnCl2 निकल, ठीक है। मान लो आपके पास मैं इसकी रिएक्शन Zn से ना करा के AgI मतलब Ag से कराना चाहता हूं, तो कितने Ag लगेंगे, 4। 1 Cl के लिए 1 Ag, 4 Cl के लिए 4 Ag, तो यहां पे 4 मोल AgCl लोगे, तो यहां से कॉर्नर वाले के साथ ही हेलोजिनेशन करके प्रोडक्ट तो सेम बनाएगा, बस ZnCl2 के बजाय 4 मोल AgCl बना देगा। अगर आप यहां पे NaI एसीटोन लेते हो तो क्या भी फिर भी 4 मोल लेना पड़ेगा, तो 4 मोल NaCl बन जाएगा, दैट्स इट। तो ये ध्यान रखना है, डीहेलोजिनेशन बीच में अगर है तो बीच वाले के साथ डीहेलोजिनेशन कर लेगा, कॉर्नर पे है तो कॉर्नर पे आपको एक और मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, कॉर्नर वाला क्योंकि कॉर्नर वाले के साथ ही डीहेलोजिनेशन करेगा। नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं होगा, अधूरा रिएक्शन होगा। अगर मैंने यहां 2 मॉलिक्यूल ले लिया और एक ही Zn ले रहे हो तो फिर अधूरा रिएक्शन होगा, क्योंकि एक तो Cl निकल जाएगा, दूसरा Cl एज इट इज पड़ा होगा। नो, ये इधर ऐसे कभी भी नहीं होता है, ठीक है। डीहेलोजिनेशन इज ऑलवेज फ्रॉम द सेम एटम, जेम डाइहेलाइड में डीहेलोजिनेशन हमेशा सेम एटम से, वो अलग अलग है, विसिनल में अलग अलग होता है, तभी ये रिएक्शन कर गया। बट यहां भी क्या हुआ, एक ही एटम से ZnCl2, फिर इधर से ZnCl2। क्वेश्चन में नहीं दिया है तो बाई डिफॉल्ट 2 मोल मान के चलना, बट जब भी जेम डाइहेलाइड है, जेमिनल है, कॉर्नर वाला है, जेम 2 मोल होता ही है। ट्रिपल बॉन्ड ही तो लगा है, नहीं डबल बॉन्ड आएगा ना, 2 Cl, 2 बॉन्ड फ्री हुआ, 2 बॉन्ड फ्री हुआ है तो डबल बॉन्ड ही आएगा। अब मान लो जेम डाइहेलाइड के बजाय मैं जेम ट्राइहेलाइड दे दूं, डाइहेलाइड के आगे मैं ट्राइहेलाइड दे देता हूं, तो जेम ट्राइहेलाइड में आप ध्यान से देखो तो क्या आपके सामने H, फिर C, यहां पे Cl, यहां पे Cl और यहां पे Cl, क्या ये बन रहा है जेम ट्राइहेलाइड। इसकी रिएक्शन आप या तो जिंक हीट से कराओ, या तो आप बेटा Ag हीट से कराओ, या तो इसकी रिएक्शन आप NaI एसीटोन से कराओ। इन तीनों में से कोई सा भी आप ले सकते हो, कुछ भी दिया हो। तो मैंने क्या बोला, कॉर्नर वाले के साथ ही रीहेलोजिनेशन करेंगे, तो कॉर्नर वाला एक ही है तो क्या एक अलग से कॉर्नर वाला बनाना पड़ेगा। तो HC, यहां पे Cl दिया हुआ है, यहां पे Cl दिया हुआ है, यहां पे Cl दिया हुआ है, एक और कॉर्नर वाला आप क्रिएट कर लीजिए, क्या हो गया Cl, क्या हो गया Cl, क्या हो गया Cl, क्या हो गया H। अगर आप Zn निकालोगे तो 3 मोल Zn से काम हो जाएगा, क्योंकि एक Zn 2 Cl को निकालता है, तो 3 Zn 6 Cl को निकाल देगा। अगर आप Ag लोगे तो 6 मोल लेना पड़ेगा, अगर आप NaI एसीटोन लोगे 6 मोल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से भी ये Cl 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 निकल जाएगा, ये 3। तो इस बार क्या डबल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड HC ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज योर एल्काइल। हाँ, बताया ना कि Zn 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और एक Cl को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 Cl को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो एक Zn जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, 2 Cl को कवर कर लेगा। Ag 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, Na 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है।
जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो 2 Cl को कंबाइन कर लेगा, इसलिए Zn 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, 2 Cl एक साथ ले लेगा। बट Ag और Na एक एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। Zn का यस 3 मोल Zn, 6 मोल Ag, 6 मोल N। NaI के 2 मोल क्यों होंगे? अल्काइल हैलाइड के 2 मोल। यस, सिमिलरली यहां भी आप कर लीजिए, कितने Zn लेंगे? 2, 4 Ag, 4 ये और 2 मोल अल्काइल हैलाइड। तो जब भी जेमिनल होगा वो 2 मोल अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा। और Zn के 2, आप ऐसा देख लो, जितने Cl है ना आधा Zn होता है, जितने Cl है उसका आधा Zn लेना है, जितने Cl है उतना ही Na और उतना ही Ag। खत्म। अगर जेम डाई हैलाइड है तो अल्काइल हैलाइड 2 मोल, विसिनल डाई हैलाइड है तो 1 मोल। खत्म। बीच वाला बीच वाले के साथ डीहेलोजिनेशन करेगा, कॉर्नर वाला कॉर्नर वाले के साथ डीहेलोजिनेशन करेगा। खत्म। नेक्स्ट आप लिखोगे इवन मैकेनिज्म। एक लिख लीजिए यहां पे, इस चैप्टर का नहीं है बट एल्काइन चैप्टर में मैंने कराया था, रिवीजन के लिए बस लिख रहा हूं, आप भी कहीं कॉर्नर में साइड में लिख लीजिएगा। एल्काइन में ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे और आपको बताना है एल्काइन का प्रीवियस पढ़ा हुआ रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, पहले आपको ये समझाना है मुझे। बता दो जल्दी से। एल्काइन में हमने ये रिएक्शन आपके कॉपी में लिखवाया हुआ है, सबके कॉपी में होगा। बताइए, सबसे लास्ट रिएक्शन पढ़ाया था आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्काइन, पढ़ाया था आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्काइन। आप कॉपी पलटेंगे आपको मिल जाएगा रिवीजन में, आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्काइन। और मैंने आपको आइसोमेराइजेशन ऑफ एल्काइन में बताया है कि पोजीशन आइसोमर बनता है। ठीक है, तो क्या ये कॉर्नर पे है? पोजीशन आइसोमर कैसे बनेगा? बीच में आ जाए तो इसका पोजीशन आइसोमर बना दो, तो द प्रोडक्ट विल बी दिस। अब ये बीच में है तो इसको कहां बनाओगे? कॉर्नर पे, तो इसका पोजीशन आइसोमर बन जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। बोर्ड पे देखो कैसे याद रहेगा, तो एक शॉर्ट ट्रिक बना देते हैं। अल्कोहलिक KOH में क्या C आ रहा है? C का मतलब जो प्रोडक्ट है उसमें सेंटर पे आएगा ट्रिपल बॉन्ड। प्रोडक्ट कहां जाएगा? सेंटर पे। अल्कोहलिक KOH में C है, प्रोडक्ट कहां जाएगा? सेंटर पे। NaNH2 में कहां जा रहा है? किनारे जा रहा है। NaNH2 में कहां जा रहा है? किनारे। और किनारे में थोड़ा इंग्लिश और हिंदी मिक्स कर दीजिए, तो ऐसे ही लग रहा है। ये बकवास ट्रिक मैं जब पढ़ता था तो बनाया था। ठीक है, तो ऐसे याद करिए। NaNH2 किनारे को बीच में नहीं ला सकता, नहीं, क्योंकि NaNH2 बेस है। अगर यहां पर रिएक्शन कराओगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। अगर अल्कोहलिक KOH है तो सेंटर पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को लगा दो, अगर NaNH2 है तो किनारे ट्रिपल बॉन्ड को लगा दो। फर्दर रिएक्शन फिर से क्या डालोगे बताओ? NaNH2, हाँ, तो क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन होगा, एसिटाइलिन बनता है ना। ऊपर वाले में NaNH2 ले लेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। अल्कोहलिक KOH नहीं होता, अल्कोहलिक KOH इज नॉट अ गुड बेस, नहीं होगा रिएक्शन। भाई कॉर्नर पे स्ट्रॉन्ग बेस और मॉडरेट बेस कैसे समझाऊं? अल्कोहलिक KOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, बट NaNH2 इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मैं उसमें अल्कोहलिक KOH ले लूं तो क्या होगा?
अच्छा, यहाँ नहीं, उनका क्वेश्चन है कि अल्कोहलिक KOH लिए तो एसिड बेस रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड बेस के लिए क्योंकि ये एसिडिक है तो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट है। NaNH2 डालोगे तो होगा, अल्कोहलिक KOH से नहीं होगा। अब ऐसा ध्यान रखो, अल्कोहलिक KOH हमेशा HX रिमूव करेगा, खत्म। करवाते हैं अगले क्वेश्चन में, अल्काइन में भी करवाते हैं। अल्कोहलिक KOH डाल वाल के कहां होगा कहां नहीं होगा सब करवाते हैं। हाँ हाँ, एल्काइन नहीं, इसमें E1 E2 कुछ नहीं हो रहा, ये चूंकि सेम रिएजेंट का रिएक्शन है इसलिए रिवीजन के तौर पे कराया, ठीक है। अल्कोहलिक KOH NaNH2 जब पढ़ ही रहे हो तो एक वो टाइप का भी सेम रिएक्शन है, भी कराते हैं। इस पे आप एक क्वेश्चन करिए, मैं ना सारे का अल्कोहलिक KOH NaNH2 का रिएक्शन कराते हैं। चलिए, मान लो आप 5 कार्बन का लेते हो, CH3 C CH2 CH2, 3 हो गया, ये 4 कार्बन का 5 कार्बन का हो गया, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3। यहां पे मैंने डाला है अल्कोहलिक KOH, ठीक है। मान लो उस केस में मैं NaNH2 डाल दूं तो क्या होगा? भाई अल्कोहलिक KOH डाला है, मान लो NaNH2 डाल दूं तो क्या होगा? सिमिलरली यहां NaNH2 से अभी रिएक्शन पढ़ लिया, आइसोमराइजेशन। अगर अल्कोहलिक KOH डाल दूं तो क्या? दोनों में दोनों का रिएक्शन कराइए, ठीक है। तो अल्कोहलिक KOH हम लोग क्या करते हैं? क्या आइसोमराइजेशन ऑफ एल्काइन करता है? क्या सेंटर पे ले आता है? अल्कोहलिक KOH अभी अभी पढ़ाया है, अगर टर्मिनल को क्या करेगा? सेंटर पे ले आएगा, और सेंटर पे लाएगा तो कहीं भी ला दो तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, क्या यही ले आएगा? 4 का है 5 का है? 5 का है, तो CH2 CH3 कहीं भी सेंटर पे, इधर लाओ उधर लाओ एक ही बात है, सेंटर पे ले आओ। चलो नेक्स्ट, NaNH2 से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? क्या एसिड बेस रिएक्शन होगा? तो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस अगर है तो वो एसिड बेस रिएक्शन कराएगा, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और क्या बन जाएगा? उसको सेटिस्फाई कौन करेगा? Na प्लस, हो गया। और NH2 क्या रिलीज करता है? अमोनिया गैस। NH2 क्या रिलीज करता है? NH3 गैस, खत्म। अगर यहां पे मैं NaNH2 दूं तो क्या अभी किनारे याद किया था, तो किनारे में चला जाएगा, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, किनारे चला गया। अगर यहां पे अल्कोहलिक KOH रिएक्शन कराते हो तो करेगा? नहीं करेगा भाई, एसिडिक है ही नहीं, रिएक्शन नहीं करेगा, देन देयर विल बी नो रिएक्शन। NaNH2 ही करेगा एसिडिक एच से रिएक्शन। वेरी स्ट्रॉन्ग बेस ही एसिड बेस रिएक्शन देते हैं, नॉर्मल बेस रिएक्शन नहीं देते, नो। ये वाले में नीचे, इसमें इसमें क्या करूं? अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराऊं? नहीं, अच्छा हाँ भाई हाँ, वही तो ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप अल्कोहलिक KOH डालोगे तो फिर से आइसोमराइजेशन हो गया। हाँ हाँ वही लिखा, नहीं रिएक्शन करेगा, क्योंकि अल्कोहलिक KOH क्या है? बेस है, बेस को क्या चाहिए? एसिड, एसिड है ही नहीं। वैसे भी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस ही एसिड बेस रिएक्शन देता है, नॉर्मल बेस रिएक्शन नहीं देता है। तो NaNH2 ही अल्काइन का एसिड बेस। अच्छा एक बात बताओ, अल्काइन बहुत अच्छा बेस होता है या बेसिसिटी में कम पहले मतलब पीछे आता है? भाई फ्लोरीन का H है ना हाईली एसिडिक, फिर ऑक्सीजन का आएगा ना, फिर नाइट्रोजन का आएगा ना, फिर sp कार्बन का आएगा। तो sp कार्बन का H उतना एसिडिक नहीं है, ठीक है एसिडिक है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव का H क्या होता है? एसिडिक है, बट उतना एसिडिक नहीं है जितना नाइट्रोजन का है, जितना ऑक्सीजन का है, जितना फ्लोरीन का है। तो चूंकि ये खुद ही अपने में लेस एसिडिक है, तो क्या इसको वेरी स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए रिएक्शन करने के लिए? इसीलिए NaNH2 से रिएक्शन करता है, अल्कोहलिक KOH से नहीं करता।
NaNH2 वेरी स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका पीएच बहुत हाई होगा, बहुत हाई होगा। हाँ, NaNH2 का पीएच वेरी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस तो 14 के आसपास होगा ना। नेक्स्ट लिखो इवन रिएक्शन। इवन रिएक्शन, और यहां पे लिखोगे इवन रिएक्शन में, नहीं नहीं भाई पढ़ना है, इवन रिएक्शन पढ़ा चुके हैं ऐसा, फिर पढ़ो। अच्छा 4 पेज छुड़वाए थे, तो अभी तो कुछ बचा होगा, एक पेज बचा है, आ जाएगा एक पेज, छोटा सा है, छोटा सा है, छोटा सा है। तो क्या इसका क्या मतलब, अगर पेज खाली नहीं तो नहीं पढ़ाएं, ये क्या तरीका है? हाँ, अच्छा पता ही नहीं था कि अल्कोहल, वेरी गुड। आइए इवन रिएक्शन की बात करते हैं। शांत, बोर्ड पे देखो, इवन रिएक्शन का हमने इंट्रो देखा हुआ है, आज उसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, आज उसका एग्जाम्पल देख रहे हैं। देखो जो डिहाइड्रेशन हमने पढ़ा हुआ है, बस एक एग्जाम्पल इवन का आपके सिलेबस में है, क्या है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हमने किसका पढ़ा है भाई? अल्कोहल का। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हमने पढ़ा है। आइए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का एक एक करके मैकेनिज्म देखते हैं। मैंने आपको याद कराया था एक CH2 CH CH3 CH2 CH2OH, ये अल्कोहल मैंने आपको लिखा हुआ है। अगर अल्कोहल के सामने, अगर अल्कोहल के सामने आप एसिड डाल देते थे तो क्या हो जाता था? अल्कोहल के सामने एसिड डालने से क्या हो रहा था? क्या बेटा वाटर रिलीज हो रहा था? मैंने बताया था कि एक तो अल्कोहल खतरनाक होता है, फिर एसिड और खतरनाक होता है, दोनों मिल जाएंगे तो सारा वाटर रिलीज करा देंगे। डिहाइड्रेशन इसी को बोलते हैं, वाटर का रिलीज होना। अब देखो कॉन्क H2SO4 में क्या H प्लस प्रेजेंट है, और H प्लस क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल को ही तो H प्लस बोलते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल ही H प्लस है। क्या इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है? तो लोन पेयर है, वैकेंट ऑर्बिटल है, कुछ कुछ होगा। क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा? और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनेगा, यहां पे आप देखोगे क्या OH2 प्लस बना देगा भाई। वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे तो CH2 क्या H प्लस जाके जुड़ गया वहां पे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का मतलब क्या इससे H प्लस जुड़ गया है? और किसी भी कंपाउंड में अगर H प्लस जुड़ता है, क्या इसको प्रोटोनेशन कहते हैं? तो ये वाला रिएक्शन जो हो गया, क्या ये प्रोटोनेशन हुआ? लेकिन प्रोटोनेशन ने इसको अनस्टेबल कर दिया, प्रोटोनेशन ने अनस्टेबल कर दिया। तो क्या अनस्टेबल है तो क्या ये रिलीज कर जाएगा यहां से? और क्या ये लिविंग ग्रुप की तरह लीव करेगा? पढ़ाया हुआ है H2O प्लस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। अच्छा गुड लिविंग ग्रुप है, और गुड लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी होती है अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके जाएगा ही, सामने वाले का लेके चला जाएगा। तो सामने वाले का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो क्या सामने वाले पे इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या कार्बोकेटाइन आ गया है? तो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन रिलीज करा दो और क्या बन गया आपके पास? कार्बोकेटाइन। और क्या रिलीज कर गया आपके पास? वाटर। वाटर अब स्टेबल होके रिलीज कर गया है। दुनिया में जब जब कार्बोकेटाइन बनता है क्या होता है? रीअरेंजमेंट। तो क्या ये यहीं रहेगा या हाइड्राइड शिफ्ट होगा? हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, अगर हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है तो यहां पे आ जाएगा CH प्लस और यहां पे आ रहा है CH3। क्या ये और रीअरेंज होगा? ये 2 डिग्री से 3 डिग्री में चला जाएगा और आपके पास यहां पे CH3 हो गया है, यहां पे प्लस जा चुका है, यहां पे CH2 CH3 हो गया है। क्या ये आपके पास हाइड्राइड शिफ्ट हो गया है? बढ़िया। अब आपके पास ये एल्कीन बन गया। ध्यान से देखिए, अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन आप एसिड से करा रहे हो। क्या सबसे पहला स्टेप एसिड बेस रिएक्शन प्रोटोनेशन हुआ? प्रोटोनेशन के बाद अनस्टेबल हुआ तो लिविंग ग्रुप लीव किया, कार्बोकेटाइन बनेगा। दुनिया में जब जब कार्बोकेटाइन बनता है रीअरेंजमेंट होगा। ये हुआ आपके पास स्टेप 1। ये हो गया आपके पास स्टेप 1। स्टेप 1 में बस ये ध्यान रखिए, OH हटाना है, कार्बोकेटाइन बनाना है, रीअरेंज कराना है। स्टेप 1 में OH हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा। ठीक हो गया।
अब कार्बोकेटाइन, अब रीअरेंज कार्बोकेटाइन को यहां लाओ, तो यही हुआ है, फाइनल रीअरेंज होके कार्बोकेटाइन यहां बना है। क्या ये CH2 बना है और क्या ये CH3 है? अब देखो एसिड में H प्लस निकल गया है, बचा क्या रहा होगा? HSO4 माइनस। भाई एसिड का H प्लस अभी काम आया है, क्या अभी एसिड का HSO4 माइनस यहां पे एज इट इज है? एसिड से हमने H प्लस लिया था, माइनस एज इट इज बचा हुआ है। अब ये माइनस क्या वापस H2SO4 बनेगा? भाई HSO4 वापस H2SO4 बनेगा, रीजन समझो। क्योंकि जब डिहाइड्रेशन होता है तो एसिड कैटलिस्ट की तरह काम होता है। एसिड इज जस्ट अ कैटलिस्ट, और हमने पढ़ा हुआ है कि कैटलिस्ट अगर रिएक्शन में है तो वो पहले खर्च होता है और वापस बन जाता है। पढ़ा हुआ है क्या? कैटलिस्ट का काम होता है कि पहले वो खर्च होगा और वापस जो खर्च हुआ है वो वापस से बन जाएगा। तो क्या H2SO4 वापस बनना चाहेगा? H2SO4 वापस कैसे बनेगा? जब इसको सामने से H प्लस मिल जाए। तो अब देखो, यहां से भी H प्लस बन सकता है, यहां से भी बन सकता है, यहां से बन सकता है। बोर्ड पे देखना, आपके पास यहां से भी H प्लस बन सकता है, यहां से भी H प्लस बन सकता है। ऊपर वाला और ये वाला सेम है। अब बताओ बीटा 1 से ज्यादा अच्छा बनेगा H प्लस या बीटा 2 से? बीटा 1 से, क्योंकि बीटा 1 से निकलने के बाद क्या आपके पास मोर स्टेबल एल्कीन बन रहा है, और बीटा 2 से निकलने के बाद क्या आपके पास लेस स्टेबल एल्कीन बन रहा है? बीटा 1 से निकलने के बाद मोर स्टेबल एल्कीन है, और बीटा 2 से निकलने के बाद लेस स्टेबल एल्कीन बन रहा है। एकदम ठीक है, क्लियर है? तो आपके पास स्टेप 1 में क्या होगा? सबसे पहले OH हटाओ, कार्बोकेटाइन बनाओ। स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेबल एल्कीन बनाओ। हुआ क्या? स्टेप 1 में कार्बोकेटाइन बनेगा, स्टेप 2 में एल्कीन बनेगा। क्या ये वाला ज्यादा अल्फा H है, मेजर बोल दूं? क्या ये वाला कम अल्फा H है, माइनर बोल दूं? सिंपल, जैसा पहले हो रहा था ऐसा भी। E2 क्या होता है? SN2 जैसा वन स्टेप रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट बनता है। E1 क्या होता है? SN1 जैसा टू स्टेप रिएक्शन, कार्बोकेटाइन बनेगा फिर एल्कीन बनेगा। तो E2 को कैसे याद रखना है? SN2 जैसा। E1 को कैसे याद रखना है? SN1 जैसा। SN1 में क्या हो रहा था? टू स्टेप रिएक्शन, कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा, OH माइनस लगता है, यही होता है SN1 में। E1 में क्या होगा? कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा, एल्कीन बनेगा। ठीक हो गया? सबसे पहले इसमें ध्यान रखो, क्या यहां पे H प्लस एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट? H प्लस यहां पे कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, यानी कि पहले स्टेप में H प्लस खर्च हुआ, दूसरे स्टेप में H प्लस निकल गया। H प्लस कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। ये टू स्टेप रिएक्शन है या वन स्टेप रिएक्शन है? टू स्टेप रिएक्शन। अगर ये टू स्टेप रिएक्शन है तो मुझे बताओ, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट क्या बना है? कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन। अच्छा ये E1 है तो यूनिमोलिक्यूलर हुआ या बाइमोलिक्यूलर हो गया? यूनिमोलिक्यूलर। SN1 E1 क्या हो गए? यूनिमोलिक्यूलर। SN2 E2 क्या हो गए? बाइमोलिक्यूलर। तो दिस इज यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। अब यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है तो रेट कैसे होगा? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या सिंगल मोलिक्यूल पर डिपेंड करेगा? सिंगल मोलिक्यूल, यूनिमोलिक्यूलर मतलब सिंगल मोलिक्यूल, यानी कि अल्कोहल पे डिपेंड करेगा। और ऑर्डर कितना होता है? 1। SN1 E1 का ऑर्डर 1, SN2 E2 का ऑर्डर 2। कैसे, क्या रिएक्शन में दिख रहा है? H प्लस सबसे पहले क्या यहां पे H प्लस रिएक्शन कर गया, H प्लस कंज्यूम हो गया, और दूसरे स्टेप में H प्लस निकल के एल्कीन भी तो बन गया। दूसरे स्टेप में H प्लस निकल गया और एल्कीन भी तो बन गया। तो H प्लस पहली बार अटैच हो गया और दूसरी बार रिमूव हो गया, यानी कि इसी को कैटलिस्ट कहते हैं। जो पहले बॉन्ड बना ले फिर बॉन्ड तोड़ ले, इसी को कैटलिस्ट कहते हैं। अब E1 डिहाइड्रेशन जो है ये 7 डिफरेंट रिएजेंट्स कराते हैं। अभी तक आपने केवल कॉन्क H2SO4 देखा है, इसके अलावा 6 और हैं जो कराते हैं। और 2020 का क्वेश्चन है और 2024 का क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इसी टॉपिक से आया हुआ है, दोनों कराऊंगा अभी। और मैं आपको पूरा भरोसा देता हूं कि दोनों गलत करेंगे।
क्योंकि ऊपर ऊपर से पढ़े थे, वो नहीं होगा ऊपर ऊपर से पढ़ने वालों का। अभी बताता हूं, एक कर ले जाओगे क्योंकि उसका थ्योरी मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, दूसरा वाला नहीं कर पाओगे। हाँ, पढ़ाने के बाद तो कर ही लोगे। डिहाइड्रेशन से क्वेश्चन आता ही है, किसी न किसी फॉर्म में आएगा, या चेन रिएक्शन की फॉर्म में, या डायरेक्ट क्वेश्चन, या थ्योरेटिकल बना के इंटरमीडिएट क्या है, ऑर्डर क्या है, ये सब पूछ सकता है, आता ही है, ये ध्यान रखिए। सुबह तो ठंडा लगता है, अब गर्मी लगता है यार। गर्मी नहीं लगता आप लोगों को? हमको देख के लग रहा है कि ठंडा है। ये सब अल्फा बीटा एलिमिनेशन। H और Cl अगर अल्फा और बीटा पोजीशन से एलिमिनेट हो रहा है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा अल्फा एलिमिनेशन सबसे पहले दिन पढ़ाया था, CCl2 बन रहा था, ठीक है। उसके बाद जितने भी हैं E1 E2 ऑल रिएक्शंस आर अल्फा बीटा। हो गया? दो रिएक्शन कराना है, फिर कंपेयर रेट कराना है, फिर घर जाना। हाँ, फिर कल अल्कोहल स्टार्ट करेगा, केमिकल रिएक्शन, अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन, फिर कल अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन फिनिश हो जाएगा, फिर अगले दिन फिनॉल ईथर, इस वीक में खत्म, फिर एल्डिहाइड, 6 लेक्चर आगे का। ये वीक में अच्छा मिल गया लेक्चर, है ना? ये वीक में मिल गया तो जल्दी जल्दी तुम्हें को जनवरी में नए साल में नई नई शक्लें देखेंगे, तुम्हारी शक्ल क्यों देखे? पुराने साल में जितने पाप हैं वो सब धुल लेने चाहिए। तो पुराने पाप तो आप लोग, फंस गया हूं मैं यहाँ पे। फिर तुम लोग को कुछ दिन में छुट्टी लूंगा, एक आध दिन, 2 दिन 3 दिन तक, ठीक है? मैं थोड़ा घूमने जाऊं यार। तुम लोग तो ऐसे शक से देखने लगते हो जैसे पता नहीं मैं कुछ गलत काम करने जा रहा हूं। अरे हाथ हो गई भाई, कहाँ जा रहे हैं सर? बता के क्यों जाऊं मैं, बता के तुम्हें? क्या सुनने में आया है आईफोन गिफ्ट किए हैं? हमने कई सारे कर दिए, दिक्कत यही है। कल समझ में आएगा। चलो, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बाद लिखो, इस साल में तो नहीं ना, अगले साल जनवरी। एक सेंटर फ्रेश करके आता है, थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा तेज करता है, कोशिश करिए उसको। चलो भाई लिखो, लिखो रिएजेंट्स ऑफ डिहाइड्रेशन। कौन कौन से रिएजेंट्स हैं जो डिहाइड्रेशन का काम करते हैं? रिएजेंट्स ऑफ डिहाइड्रेशन, बोर्ड पे देखो। सबसे पहले, अगर आपके पास कहीं भी अल्कोहल के सामने कॉन्क H2SO4 हीट दिख जाए, ये तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो कि अगर अल्कोहल के सामने एसिड दिख जाए तो क्या हो गया? वाटर डिहाइड्रेट हो जाएगा। अगर अल्कोहल के सामने H3PO4 दिख जाए, ये भी तो एसिड है। कौन सा एसिड है? फास्फोरिक एसिड बोलते हैं। फिर तीसरा आपके पास आता है कॉन्क KHSO4। अगर आपके सामने ये आ जाए तो भी कौन सा रिएक्शन है? ये भी तो H+ देगा, ये भी H+ देगा, वो भी H+, ये भी, जो भी H+ देने वाले हैं ये सब क्या हो जाते हैं?
डिहाइड्रेशन करा देते हैं, वाटर का रिलीज करा देते हैं। OH हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और आपके सामने OH हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और आपके सामने एल्कीन मिल जाएगा। ट्रायंगल की तरह लग रहा है। हाँ, पांचवा जो है आपके सामने वो आएगा Al2O3 हीट, है ना, इसी से क्वेश्चन आया था। सिक्स्थ आपके पास आएगा P2O5 हीट या फिर P4O10। इनऑर्गेनिक में आप पढ़ेंगे नाइट्रोजन फैमिली के अंदर कि ये बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मैंने एक रिएक्शन भी अभी हाल फिलहाल में कराया था, अगर आपने देखा हो गलती से तो, एक्सपेरिमेंट किया था सुगर वाले में, सारा वाटर निकल गया था, तो उसमें कॉन्क H2SO4 ही यूज हुआ था। होता क्या है उस सुगर, क्या होता है भाई सुगर का फॉर्मूला बताना। C12H22 भाई मुझे तो तुमने पहले वो दिमाग हिला दिया तुमने, C6H12 बोल रहे हो तो तुम भाई वो, खैर इधर आइए, बोर्ड पे देखो, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं C12। सुगर क्या है ध्यान से देखिए, बायोमोलिक्यूल में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। सुगर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं भाई, इसका मतलब सुगर में है क्या, कार्बन और वाटर। जो आप चीनी खाते हो उसमें कार्बन है और वाटर ही तो है, 11 मोलिक्यूल वाटर है, मतलब ज्यादा मोलिक्यूल ऑफ पानी है। एक क्रिस्टल ले लो, उसमें 11 मोलिक्यूल वाटर है। तो अब इसमें जब आप कॉन्क H2SO4 डालोगे तो कॉन्क H2SO4 क्या करता है, वाटर इलिमिनेट करता है। तो क्या सारे वाटर निकाल देगा, और सारे वाटर निकालने के बाद बचा क्या, 12 मोल कार्बन ही तो बचा। और H2SO4 आपको पता है बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होता है भाई, किंग ऑफ एसिड बोला जाता है H2SO4 को, बहुत हाईली एसिडिक है, मतलब जहां जलेगा, जहां जिस पे गिरेगा उसको जला देगा, एक्सोथर्मिक होता है। उसको कहा जाता है कि भाई एसिड को ना, वैसे उसमें कमेंट में काफी सारे लोग ज्ञान देके गए कि H2SO4 की रिएक्शन खुले हाथ से ना करें, अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ड्रॉप भी पड़ गया तो आपकी स्किन के साथ मांस वांस सब निकाल लेता है वो, ये इतना हाईली एक्सोथर्मिक होता है। तो क्या होता है कि कार्बन को वो ऐसे ही छोड़ेगा या जला देगा, जला देगा। इसीलिए कार्बन जब जलता है तो क्या वो कोयले की तरह काला हो जाएगा, कोयले की तरह काला हो जाएगा। और जो आप रिएक्शन देखेंगे उसमें चौको लावा बन गया था, चौको लावा वैसे ही तो बनता है, सुगर डाल के और उसको बहुत हीट किया जाता है माइक्रोवेव में, राइट। ब्लास्ट कहां से होगा भाई, इधर आइए बोर्ड पे, क्या वाटर वाटर क्या रिलीज होगा, हाँ, लेकिन ये रिएक्शन अगर आप मैं यहां करा दूं तो आप यहां 2 सेकेंड, हार्डली 20 सेकेंड के बाद आप बैठ नहीं पाओगे। रीजन, क्योंकि ये जो H2SO4 है ये जो SO2 गैस रिलीज करता है, और SO2 गैस बहुत ज्यादा खराब ऑर्डर होती है, राइट, सफोकेटिंग होता है, ठीक है। और सफोकेटिंग नेचर मतलब कैसी बताऊं, बताता हूं कैसा स्मेल, अब कैसे बताऊं, तो महक के देखना पड़ेगा, बहुत खराब होता है, ठीक है। और वो रिएक्शन मैंने घर के सुगर को इस्तेमाल किया था, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी सुगर को पाउडर फॉर्म में करो तो और ज्यादा अच्छा रिएक्शन होता है। तो वहां पे आपको वाटर वेपर निकलता हुआ दिखाई देता है बहुत तेज अमाउंट में, ठीक है, क्योंकि ये पाउडर हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ने से रिएक्शन बढ़ जाता है। तो पाउडर में जब आप डालोगे तो सारा वाटर तुरंत रिलीज होता है और SO2 गैस भी उतना ही तेजी से रिलीज होगा। इसीलिए जो कार्बन था वैसे फूल गया था, क्योंकि वाटर अंदर से बाहर आया था। तो वाटर जब बाहर आएगा तो क्या होगा, उसमें स्पेस बना देगा। SO2 गैस जब बाहर आएगा तो उसमें क्या बना देगा, स्पेस बना देगा। यही तो केक में होता है भाई, CO2 गैस बाहर रहता है तो क्या होता है, फ्लफी बन जाता है, उसके अंदर पोर्स डेवलप कर देगा। वही हुआ था वहां पे, जो आपका चोको लावा होता है, जो आपका कैरेमल होता है, ये सब इसी रिएक्शन का पार्ट होता है। हाँ, उसमें H2SO4 नहीं डालते हैं, ठीक है, पता लगा आपको H2SO4 डाल के खा लिए तो बस वो लास्ट बार ही खाए थे फिर आप, ठीक है, क्योंकि फिर आप खा तो लेंगे, फिर आप वॉशरूम जाएंगे तो लीवर अलग निकल रहा है ना, किडनियां अलग निकल रही हैं, सब गला देगा वो। H2SO4 से बहुत बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्या, यस ऑब्वियसली एसिड तो है ही,
ध्यान से देखिए बोर्ड पे, POCl3 कहां बना था? क्या PCl5 वाले रिएक्शन में बना था? POCl3 भी H2SO4 जैसा ही काम करता है। तो वो जो मैंने वाटर निकालने वाला रिएक्शन कराया है वो इनमें से किसी से भी कराया जा सकता है। शुगर में 11 मॉलिक्यूल वाटर होता है, इसीलिए कहा जाता है शुगर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो बर्न्ट कार्बन है उसके अंदर। कार्बन जब खाओगे तो क्या होगा? सेहत के लिए अच्छा तो नहीं है ना। वही फैट बनता है, और फैट वो बहुत अनसैचुरेटेड होता है, जल्दी डिसॉल्व नहीं होगा। चलो अच्छा, बोल कौन रहा है फैट के बारे में? हद हो गई भाई। चलो क्वेश्चन में देखो, अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कैसे आता है यहां से, जो आपके मैंने बोला था ना 2 PYQ और आप गलत करोगे। पहला गलत करोगे PYQ ये वाला, सेम क्वेश्चन आया था आपके PYQ में। अरे भाई डेल्टा ही है वो। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। अब देखो, अभी अभी आपने पढ़ा कॉन्क H2SO4 भी क्या करेगा? वाटर रिलीज। Al2O3 भी क्या करेगा? वाटर रिलीज। क्या बनाएगा? एल्कीन। क्या बनाएगा? एल्कीन। तो ए में भी क्या बन रहा है? एल्कीन। बी में भी क्या बन रहा है? एल्कीन। क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल। और यही गलत हो जाएगा। क्यों? क्या आंसर आएगा? आप लॉजिक पोजीशन क्यों? पोजीशन अगर बन रहा है तो क्यों, और चेन बन रहा है तो क्यों? बोला था ना गलत करोगे। कॉन्सेप्ट इसलिए समझना जरूरी है, देखिए ध्यान से। ये जो पहले 4 हैं, ये बेटा H प्लस यहां पे H प्लस रिलीज होता है, और जब जब H प्लस रिलीज होगा क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन बनता है तो क्या हमेशा रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होगा और फिर आपके पास एल्कीन बनेगा। यहां पे एल्कीन बनेगा, ठीक है। वाटर पहले वाले में भी होगा और बाकी में भी होगा, बट इन केसेस में जरा ध्यान से देखेंगे, इन केसेस में क्या कहीं से भी H प्लस निकलता हुआ दिख रहा है? नहीं। 5H प्लस नहीं है, H प्लस नहीं, H प्लस नहीं है, तो यहां पे H प्लस नहीं निकलेगा, यहां पे कोई भी कार्बोकेटायन फॉर्म नहीं होगा। H प्लस नहीं निकलेगा तो प्रोटोनेशन नहीं होगा, नो कार्बोकेटायन, नो रीअरेंजमेंट, डायरेक्ट एल्कीन फॉर्मेशन। सीधा अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है ना, डायरेक्ट H एलिमिनेशन, डायरेक्ट डिहाइड्रेशन। और डायरेक्ट डिहाइड्रेशन होगा और एल्कीन बनेगा, कोई कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। OH है, बगल से H प्लस ले लो, वाटर निकाल दो, डायरेक्ट डिहाइड्रेशन होगा। अब देखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब जब Al2O3 हीट करोगे तो क्या कोई कार्बोकेटाइन एनायन बनाने की जरूरत है या डायरेक्ट निकालो? तो क्या यहां से OH और यहां से H निकलेगा? तो आपके पास ए ऑप्शन में बन रहा है CH3, ऊपर CH3, क्या CH डबल बॉन्ड CH2 बन रहा है? देखो बन चुका है आपके पास। दूसरा, कॉन्क H2SO4 हीट में क्या आपके पास सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा? क्या कॉन्क H2SO4 हीट में सबसे पहले आपके पास कार्बोकेटाइन बना दो, तो कार्बोकेटाइन यहां पे बन गया, क्या यही रहेगा या रीअरेंज होगा? रीअरेंज करा दो, तो हमने यहां पे रीअरेंज करा दिया, हाइड्राइड शिफ्ट। जब रीअरेंज हो गया तो क्या फर्दर और रीअरेंज होगा? फर्दर और रीअरेंज होगा, और आपके पास 3 डिग्री बन चुका है। फर्दर क्या एल्कीन बनेगा?
तो यहां पे जब आप एल्कीन बनाओगे, क्या स्टेबल एल्कीन आपके पास राइट हैंड साइड में बनेगा, और दिस इज द स्टेबल एल्कीन। तो ये क्या बन गया, बी, और ऊपर क्या है, ए। ए और बी में कैसा रिलेशन है, पोजीशन आइसोमर ही तो है भाई। ए और बी में पोजीशन ही तो बदल रहा है, तो क्या ये पोजीशन आइसोमर बनेंगे। जनरली आइडेंटिकल मार के आए थे लोग, समझ में आया, क्योंकि उस समय एग्जाम में क्या दिखेगा यार, वो भी डिहाइड्रेशन, ये भी डिहाइड्रेशन, वहां भी एल्कीन, यहां भी एल्कीन, आइडेंटिकल, दैट इज रॉन्ग। ये जो चार हैं वो H प्लस देते हैं, इसका मतलब कार्बोकेटाइन अरेंजमेंट होगा। जो H प्लस नहीं देते हैं उसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, अरेंजमेंट नहीं हुआ, डायरेक्ट डिहाइड्रेशन, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन डायरेक्ट, कुछ सोचना नहीं इसमें, ठीक है। डी, आई डोंट रिमेंबर, 17 में आया था, 16 या 17 में, और अब जो दे रहा हूं वो आपका प्रीवियस ईयर है, मतलब आपके साल में आया था 2024 में। क्या हो गया, हाँ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रिएक्टेंट में ये छूट गया है, हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है ऐसा, कॉन्क H3PO4 हीट, इसी क्वेश्चन में Al2O3 हीट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल एल्कीन्स आर पॉसिबल। सबसे पहले इधर वाले क्वेश्चंस में आते हैं, क्या सबसे पहले
H प्लस जनरेटर है, तो H प्लस जहां जहां बनता है क्या वहां पे कार्बोकेटाइन बनता है, तो कार्बोकेटाइन बन गया। OH हटा के कार्बोकेटाइन बनाना है, क्या एक्सपैंड हो जाएगा, एक्सपैंड होके क्या बन गया, 6 मेंबर का रिंग, और 6 मेंबर का रिंग क्या किधर भी बना सकते हो डबल बॉन्ड, तो आप एल्कीन बना सकते हो। पहला स्टेप इज OH हटा के कार्बोकेटाइन बनाओ, नेक्स्ट स्टेप इज एल्कीन फॉर्मेशन। OH हटाया, कार्बोकेटाइन बनाया, एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंड होने के बाद आप एल्कीन बना दो। Al2O3 हीट में क्या कार्बोकेटाइन बनेगा, नहीं। क्या यहीं से OH और यहां से H निकल जाएगा और आपके पास सिंपल ये वाला एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, यहां पे जब आप जाओगे कॉन्क H2SO4 के केस में क्या यहां पे कार्बोकेटाइन बना, क्या एक्सपेंशन होगा, नहीं। तो क्या कहीं भी एल्कीन बना दे, दोनों में से कहीं भी बना सकते हैं। P4O10 में क्या सेम ही बनेगा, यहां तो कार्बोकेटाइन वगैरह बनता ही नहीं है, सिंपल HOH रिमूव हो जाता है, बना दिया। यहां पे बताओ क्या होगा, कॉन्क H2SO4 हीट क्या सबसे पहले OH हटा के कार्बोकेटाइन बनाता है, क्या होगा, एल्कीन तो बन ही नहीं सकता, लेकिन क्या रेजोनेंस हो सकता है, यस। तो पहले रेजोनेंस कराइए, तो ये रेजोनेंस कराओगे, तो रेजोनेंस कराने के बाद देखो कार्बोकेटाइन कहां चला गया, ऐसा ऐसा, और कार्बोकेटाइन यहां चला गया। क्या अब बगल से H प्लस निकालोगे तो बेंजीन बन जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट इज योर बेंजीन। पहले कार्बोकेटाइन बना, फिर आपके पास रेजोनेंस किया, और रेजोनेंस करने के बाद फाइनल स्टेप इज योर एल्कीन। इसमें बताओ हाउ मेनी पॉसिबल एल्कीन्स आर देयर। एक तो आपके पास सबसे पहले पहले तो यही बनेगा, माइनर है, मान लिया कि माइनर है, बट बनेगा तो सही, और एक बार ये बनेगा, क्या यही पॉसिबिलिटी है, क्या ये GI शो कर रहा है, यानी कि इसका सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा, तो टोटल कितने बन गए, 3, तो 3 एल्कीन यहां पॉसिबल है। ये GI शो नहीं कर रहा है तो इसका एक ही स्ट्रक्चर बनेगा। अगर कोई पूछ ले स्ट्रक्चरल कितना है, 2, तो स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो कितना है, 3। इस केस में बनाओ, क्या कॉन्क H2SO4 में कार्बोकेटाइन बनेगा, तो आपके पास कार्बोकेटाइन बनाइए, क्या कार्बोकेटाइन बना के रीअरेंज हो जाएगा, मिथाइल शिफ्ट होकर रीअरेंज हो जाएगा, और अब क्या स्टेबल एल्कीन बनेगा, तो पहला बीच में स्टेबल एल्कीन बन जाएगा, पहले तो एक ये बन गया। दूसरा क्या आपके पास ऐसा बना दो, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। तीसरा एक और बन सकता है, अगर मैं लेफ्ट साइड बना दूं, क्या सही है, अच्छा इसमें से कितने GI शो कर रहे हैं, क्या ये GI शो कर रहा है, नहीं कर रहा है, 6 मेंबर कभी भी GI शो नहीं करता है, तो 8 मेंबर के ऊपर GI शो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, 8 और 8 से ऊपर। तो और रिंग क्या GI शो कर रहा है, नो, 2 sp3 पे डिफरेंट होना चाहिए, ये तो sp2 है, ये GI शो नहीं कर रहा है। क्या ये GI शो कर रहा है, 2 हाइड्रोजन आ गए, कभी भी GI शो नहीं कर रहा है। रिंग कभी GI शो कर रहा है, नो, 2 sp3 पे डिफरेंट नहीं है। सिमिलरली यहां भी 2 sp3 पे डिफरेंट नहीं है, GI शो नहीं कर रहा। तो टोटल पॉसिबल एल्कीन कितने हो गए, 3। ज्यादा अल्फा एच किस में है, 10 अल्फा एच होगा, काउंट कर लो, 3 3 6 2 4 2, किसमें, इसमें हाइड्राइड शिफ्ट क्यों करोगे, नीचे 2 डिग्री से 2 डिग्री क्यों करेंगे, स्टेबल बनाते हैं ना, 2 से 3 ले जाएंगे ना, अल्फा एच 3 डिग्री में ज्यादा अल्फा एच आएगा, 2 डिग्री बना के देखो अल्फा एच कम आएगा। अभी अल्फा एच कितना है, 2 है, यहां आएगा तो 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ अल्फा एच बढ़ेगा, लेकिन ये भी तो सोचो, यहां लाने पे 4 अल्फा एच हो रहा है और यहां ले जाने पे 10 अल्फा एच हो रहा है। हाँ, बट स्टेबिलिटी इज ऑलवेज द प्रायोरिटी, आपको हमेशा स्टेबिलिटी देखनी है। तो यहां कहां ज्यादा स्टेबल है, नीचे लाने पे 4 अल्फा एच, इधर लाने पे और ज्यादा अल्फा एच, इधर देखो कितना अल्फा एच हो गया, 3 2 5 1 6। ऑप्टिकल क्यों देखोगे ऑप्टिकल, इसमें तो GI देखना है ना, एल्कीन है ना,
एल्कीन में ऑप्टिकल थोड़ी देखते हो भाई, एल्कीन में ऑप्टिकल थोड़ी होता है, प्लानर में ऑप्टिकल थोड़ी आएगा। हाँ, अब जो आपके पास मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो लास्ट ईयर आपके साथ क्वेश्चन आया है आपके पेपर में, वो करेंगे, वही लास्ट कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का, रेट ऑफ इवन। रेट ऑफ इवन आप खुद सोच के बताओ कैसे होगा, किस पर डिपेंड करेगा। इवन में इंटरमीडिएट क्या बना है, कार्बोकेटाइन, तो रेट ऑफ इवन किस पर डिपेंड करेगा, कार्बोकेटाइन। बढ़िया, यही दिमाग में रखना, कॉपी मत लिखना, दिमाग में रखना। अब पहले ना रेट ऑफ इवन निकाल लो, तब तुमको पता चले कितना गलत पढ़ते हो तुम, फिर मैं सही पढ़ाऊंगा। कंपेयर रेट ऑफ इवन, जो क्वेश्चन आया हुआ था आपके सामने, CH, यहां पे OH लगा हुआ है, यहां पे OH लगा हुआ है, यहां पे OH लगा हुआ है, और यहां पे OH लगा हुआ है। बताइए कौन सा आंसर सही है। सी ऑप्शन है, क्या है, गूगल कर लिए हो तुम लोग, बताओ कैसे हुआ। मछली नहीं, मछली बाजार नहीं, बोर्ड पे देखो, क्या इवन की स्टेबिलिटी, इवन में कार्बोकेटाइन क्या बना हुआ है, इवन में इंटरमीडिएट क्या बना हुआ है, कार्बोकेटाइन, तो इवन का रेट किस पे डिपेंड करेगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे। तो यहां तो यार क्वेश्चन चेंज है, क्वेश्चन में चेंज है, ये गलत है। नहीं नहीं भाई, क्वेश्चन में चेंज है। अब बताओ, अब बताओ, अब क्या हो जाएगा आपके पास, डी, फिर क्या हो जाएगा सी, फिर क्या हो जाएगा बी, फिर क्या हो जाएगा ए, क्या यही है। हाँ भाई, मैं वही कह रहा हूं, तुम लोग सही आंसर कैसे निकाल सकते हो। आंसर सी है, आंसर सी है। सुनो, इसी को कहते तुक्का, ठीक है। चलो भाई चलो, बेटा तुम्हारा पेपर स्टेप मार्किंग पर थोड़ी होता है कि 80% सही है तो ज्यादा मिल जाएगा। तुम्हारा पेपर बाइनरी है, या तो +1 या तो +4 या तो -5, -1 मत बोला करो, -5। चलिए अब देखो इसको ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट आप लोग गलत पढ़ते हो, और एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है। अब एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो अब गलत और सही का क्या, ये नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया तो पढ़ना नहीं है। देखो यही सब सवाल हैं जो बाहर से आते हैं। बोर्ड पे देखो, क्या सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 1 में कायदे से क्या होना चाहिए, ये कार्बोकेटाइन बना। स्टेप नंबर 2 में आपके पास जो केटाइन बना वो रेजोनेंस करने लगा। क्या सी में, सी में जब आप करोगे तो ज्यादा रेजोनेंस करने लगा, और डी में तो बहुत ज्यादा रेजोनेंस करने लगा। क्यों भाई, ये डबल बॉन्ड पे प्लस कहां है। तो कायदे से तो यही होना चाहिए था कि डी का सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन सी, देन बी, देन ए, एंड दैट इज रॉन्ग। क्योंकि क्योंकि इवन में जो रेट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ऐसा क्यों, ध्यान से सुनिए। आप अगर इस कार्बन से OH निकाल रहे हो, बगल वाले पे H है ही नहीं, तो आप वाटर निकाल ही नहीं पाओगे। भाई इस वाले एग्जाम्पल में वाटर का निकालना संभव ही नहीं है। दिस डू नॉट शो डिहाइड्रेशन। भाई OH के बगल में H होना चाहिए ना वाटर बन के निकलने के लिए, बट यहां पे OH के बगल में H है क्या, नहीं। कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए, वो डिहाइड्रेशन शो ही नहीं करता है। समझ में आया नहीं आया, वो OH के बगल में H होना तो चाहिए, तब तो डिहाइड्रेशन होगा।
तो ध्यान रखिए, रेट जो होता है वो सीधा सीधा आप इस पे कंपेयर नहीं कर सकते हो। अब मैं आपको यहां पे रेट का तरीका बता रहा हूं कि रेट ऑफ E1 या रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। और अगर एल्कीन सेम है तब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखोगे। इफ एल्कीन इज सेम तब जो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अगर एल्कीन अलग अलग है तब तो भाई स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से ही देखोगे। अब देखो जरा, क्या यहां पे आप कार्बोकेटाइन ना बना के पहले एल्कीन बना के देखोगे? यहां पे एल्कीन ऐसा बनेगा, यहां पे एल्कीन, यहां पे एल्कीन आपके पास ऐसा बन रहा है। फिर बेटे आपके पास यहां पे क्या बन रहा है? बेंजीन। और यहां पे बनेगा ही नहीं भाई। देखो यहां पे आप कभी भी एल्कीन बना पाओगे? कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, बनेगा ही नहीं, डिहाइड्रेशन शो ही नहीं करेगा। तो दिस डू नॉट शो डिहाइड्रेशन। अब बताओ सबसे अच्छा एल्कीन किसका है? सी। फिर किसका है? बी। फिर किसका है? ए। सबसे कम किसका है? डी वाला तो डिहाइड्रेशन शो करता ही नहीं है। समझ में आया? +4? नहीं नहीं भाई, इसमें तो -1 ही था। चलो नेक्स्ट। अगर आपको ये अच्छा सवाल, ये आपको लग गया कि ठीक है ये आ गया, एक एम्स का सवाल कराते हैं जो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन से आया है। रेट ऑफ डिहाइड्रेशन, ध्यान रखिएगा, हमेशा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। पहले एल्कीन को देखना है, और कई बार इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। हर साल मतलब वो आ जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से ही आंसर आ जाता है, बट कई बार स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फंसा देगा, इसलिए सही रूल फॉलो करिए। नेक्स्ट हम आते हैं अगला क्वेश्चन जो एम्स 2013 में आया था। एम्स 2013 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इजिली डिहाइड्रेटेड? अब इसने क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इजिली डिहाइड्रेटेड? कहां पे वाटर जल्दी रिलीज हो जाएगा? सबसे पहला ऑप्शन ए ऑप्शन, सी डबल बॉन्ड ओ। यहां पे लग रहा है बी आर। एक ये है बी ऑप्शन, ए ऑप्शन। फिर बी ऑप्शन में बना रहा हूं मैं सी डबल बॉन्ड ओ, यहीं पे लगा दो बी आर, ये बन गया। यहां पे बी आर लगा दो, और डी ऑप्शन में कौन इजिली डिहाइड्रेट होगा, यानी कि किसका रेट ज्यादा अच्छा होगा डिहाइड्रेशन में? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। मैंने क्या बोला कि डिहाइड्रेशन के लिए सिंपली आपको क्या देखना है? एल्कीन बना लेना। आइए एल्कीन बनाते हैं। तो ए और सी सेम है, आइए देख लेते हैं। तो जब सेम है तब भी तो आंसर आ सकता है। क्या यहां पे कॉन्जुगेटेड बनाने का कोशिश करेंगे? क्योंकि कॉन्जुगेटेड क्या होगा? स्टेबल, रेजोनेंस कर जाएगा। तो पहला तो यही बनेगा, एल्कीन बन गया, HOH निकाला। H Br क्यों लगाया भाई? डिहाइड्रेशन है ना, OH आएगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे OH लगाइए, यहाँ पे OH लगाइए, यहाँ पे OH लगाइए, और यहाँ पे OH लगाइए। E1 CB वगैरह सिलेबस में नहीं है भाई। चलिए नेक्स्ट। अब देख लो, क्या आपके पास H और OH निकलेगा? वाटर निकलेगा। एल्कीन बन गया पहले ऑप्शन में। दूसरे वाले में बनाओ। दूसरे वाले में क्या आपके पास अगेन HOH यहां से निकालोगे? क्योंकि यहां से तो H निकल नहीं सकता, 4 बॉन्ड है। तो क्या आपके पास सेम बन जाएगा? तो भाई आप जो A और C सेम कर रहे थे, A और B ही सेम निकला। C में निकालते हैं। C में क्वेश्चन सेम है, ओके। यहां पे निकालिए OH। तो जब आप यहां पे लगाओगे डबल बॉन्ड O है, यहां 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 यहां, क्या यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा? सिमिलरली डी ऑप्शन में डबल बॉन्ड O, क्या यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा? बन गया। अब देखो, मैंने क्या बोला है कि E1 उसका अच्छा होगा या जल्दी होगा जिसका एल्कीन स्टेबल होगा। तो किसका एल्कीन स्टेबल है? ए का भी और बी का भी, क्योंकि यहां रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस से बेटा स्टेबल होता। अब ए और बी में अगर रेजोनेंस सेम है, अगर एल्कीन सेम है, तो क्या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन? अब कार्बोकेटाइन बनाओ, यहां पे OH हटा के क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। और OH हटाए क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। क्या सी डबल बॉन्ड -I लगाता है? -I से अनस्टेबल हो गया, ये -I से ये अनस्टेबल हो गया, ये उतना अनस्टेबल नहीं हुआ।
जो पास में है वो ज्यादा अनस्टेबल कर दिया, दूर है वो कम अनस्टेबल किया, तो क्या ए ऑप्शन ज्यादा इजीली डिहाइड्रेट हो जाएगा? तो देखो कितना बढ़िया सवाल है क्या। रेजोनेंस यहां कहां हो रहा है, यहां कहां हो रहा है? रेजोनेंस, वेरी नाइस क्वेश्चन। यस यस, मैंने आपको रेजोनेंस कराते हुए नोट बना के लिखवाया हुआ है, बोर्ड पे देखिएगा कि कभी भी ये रेजोनेंस नहीं करेगा। CH2 C डबल बॉन्ड O+ लिखवाया हुआ है। पाई बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपना पाई बॉन्ड कभी देता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये पाई बॉन्ड दे दिया तो क्या ये ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा? क्या हाईली अनस्टेबल हो जाएगा? तो ये रेजोनेंस नहीं करेगा। C डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज के साथ रेजोनेंस नहीं करता है, यहां भी प्लस चार्ज के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा। क्या लगेगा? -I दूसरे वाले में अनस्टेबल कर रहा है, पहले वाले में अनस्टेबल नहीं कर रहा है। थैंक यू सो मच।